जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान हमारा एक पैदाइशी दुश्मन, जिसका जन्म ही या यूं कहें कि जिसको बनाया ही भारत की बर्बादी के लिए या भारत को परेशान रखने के लिए था। अब वो पाकिस्तान जिसका जन्म ही भारत को बर्बाद करने के लिए हुआ या भारत को कंटेन करने के लिए हुआ और जिसका जन्म ही कठपुतली के रूप में बनाए रखने के लिए हुआ, आज के दिन तालिबान के अंदर उसकी जो अचीवमेंट है वो देखने लायक है। लेकिन ये चीज़ समझनी होगी कि इस अचीवमेंट के अंदर ही उसकी बर्बादी के बीज छुपे हुए हैं। भारत को सिर्फ एक कदम उठाना है और बिल्कुल बर्बाद। उसके ऊपर डिस्कशन करें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और मेंस की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी बार मैक्सिमम टाइम सिलेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि आप आंसर राइटिंग अच्छी नहीं कर पाते। और आंसर राइटिंग अच्छी ना कर पाने के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग टेस्ट सीरीज़, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते, उनको सॉल्व नहीं कर पाते, अप्रोच डेवलप नहीं कर पाते या उनको ढंग से कर नहीं पाते। इसीलिए हमने एक पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया है। 11 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट होगी। इस बैच के अंदर हम आपको जितने भी रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब की मेंस की टेस्ट सीरीज़ के जो सेलेक्टेड अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व करवाएंगे। टॉपिक डिस्कशन के साथ, नोट मेकिंग के साथ फ्लो चार्ट्स बनवा दिए जाएंगे, मॉडल आंसर्स लिखवा दिए जाएंगे, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो। इन दोनों नंबर्स पे कॉल करेंगे, मिस कॉल भी दे देंगे तो भी आपका एंट्री हो जाएगी, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमारे लिए भी जो ग्रेजुएशन करने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हैं या वर्किंग, इन बच्चों के लिए भी बैच शुरू किया जाए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। तो जॉब के साथ या ग्रेजुएशन के साथ आईएएस की तैयारी आप कर सकते हैं। हमने इसका भी एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया है। 20 सितंबर से इसका फर्स्ट बैच लॉन्च होगा, तो जल्दी से जल्दी आप इसके अंदर जुड़कर हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसका नंबर है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि अगर इंडिया एक कदम उठाए तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसके पहले का पूरा सिनारियो समझें और उसके बाद हम सिचुएशन को आगे करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैप के अंदर एक पूरा सिनारियो जिस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान की आज के दिन सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है। यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि उसने आज के दिन काबुल के अंदर अपने इन्फ्लुएंस वाली एक गवर्नमेंट बना ली है। पाकिस्तान ने काबुल के अंदर अपने इन्फ्लुएंस वाली एक गवर्नमेंट बना ली है और यहाँ पर आईएसआई चीफ जो हामिद थे, मतलब फैज़ हमीद हैं, वो जाकर सरकार बनवा के आए। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी अगर आप देखें तो उस सरकार से पहले जो हक्कानी नेटवर्क है उसमें और जो मुल्ला बरादर ग्रुप है उसके अंदर गोलीबारी हो गई। हक्कानी घायल हो गया, अनस हक्कानी घायल हो गया। मुल्ला बरादर को तो पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराना पड़ा और यहाँ तक खबर है या अफवाहें हैं कि वो मर चुका है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग सोचकर देखें कि तालिबान का वहाँ पर रूल इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन क्या तालिबान का रूल इस्टेब्लिश हुआ? आंसर है यहाँ पर पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क की हेल्प से इस इलाके के अंदर अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया है। और अपनी पोजीशन को मजबूत करने का मतलब ये कि अब वो काबुल के ऊपर कब्जा करने का मतलब या काबुल के ऊपर हक्कानी नेटवर्क का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे क्या नाम है, पाकिस्तान की सरकार चलेगी, पाकिस्तान के कहे अनुसार चलेगी, आईएसआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेगी। यस, लेकिन यहाँ दूसरी खबर आप सुनेंगे कि कांधार के ऊपर से, कांधार जो असली नेशनलिस्ट तालिबानी हैं वो कांधार के अंदर जाकर बैठ गए हैं। वो इस समय पर काबुल में नहीं है। यानी सरकार के मुखिया काबुल में ना होना और उनका जाके किसी दूसरे बड़े शहर के अंदर या यूं कहें कि अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशन में जाकर
बैठ जाना, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, आईब्रोज़ को रेज खड़ा करता है कि यार कहीं ना कहीं शक है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन असलियत में फिर भी आप यहाँ पर देखें तो आपको दिखेगा कि मुल्ला बरादर जो है उसको तो आपने डिप्टी मान लिया, और भले ही वो मुल्ला उमर के बाद नंबर 2 होता था, मुल्ला उमर के बाद नंबर 2 होता था, लेकिन फिर भी आपने उसे डिप्टी की पोजीशन दी और उसके जूनियर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन क्या पाकिस्तान यहाँ पर सबकी एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई करने में कामयाब हुआ? तो आंसर है यहाँ पर क्लियर वर्ड्स में कि सरकार में आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं, एक हक्कानी ग्रुप और दूसरा तालिबान का मुल्ला बरादर ग्रुप। लेकिन बाकी जगहों पर अगर आप देखें, जैसे कि मुल्ला याकूब, उसे भले ही मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, अगर आप इसे देखें तो वैसे पोजीशन ये होनी चाहिए थी कि मुल्ला उमर की जो पोजीशन है वो उसके बेटे को मिले, लेकिन असलियत में पाकिस्तान के आईएसआई ने मुल्ला याकूब को स्ट्रांग होने ही नहीं दिया और अपने फेवर वाले दूसरे लोगों को वहाँ स्ट्रांग होने दिया, जिसकी वजह से मुल्ला याकूब इस समय पर बहुत ज़्यादा नाराज़गी अंदर ही अंदर रखता होगा, ये एक कोई नई बात नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से उसको डिफेंस मिनिस्ट्री देकर बहुत ही कमज़ोर पोजीशन दे दी और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन इंटरनल मिनिस्टर बनाने का जो काम था सिराजुद्दीन हक्कानी का, उसको दे दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पूरे के पूरे इंटरनल मिनिस्टर बनाने का मतलब पूरी की पूरी काबुल की और पूरे अफ़गानिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली अपने हाथ में ले ली कि कौन यहाँ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो सारी सिचुएशंस अपने हाथ में लेकर पाकिस्तान बैठ गया और डिफेंस मिनिस्टर का काम देश के अंदर नहीं देश से बाहर होता है, तो यानी इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड ख़त्म। और इसके डिप्टी के पैरेलली दूसरा एक और डिप्टी बनाना, इसका मतलब ये था कि मुल्ला बरादर की पोजीशन को कमज़ोर करना। चलो फिर भी मुल्ला बरादर को कमज़ोर किया लेकिन सरकार में तो रखा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न अफ़गानिस्तान का ये जो इलाका है, यहाँ पर मुल्ला इब्राहिम ज़ाकिर जो है वो इस जगह पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है। और यहाँ पर इस अब मुल्ला इब्राहिम ज़ाकिर को कोई पोजीशन सरकार में नहीं मिली, यानी हेरात वाला पूरा रीजन, पूरा का पूरा हेरात वाला रीजन, इसके अंदर कोई पोजीशन, इसके चीफ लीडर या मेन लीडर को कोई पोजीशन सरकार में ना मिलना सवालिया निशान लगाता है कि क्या वो वारलॉर्ड चुप बैठेगा, जबकि उसके ऊपर ईरान का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, यानी वो प्रो ईरान है और ख़ास बात वो खुले तौर पर एंटी पाकिस्तान है। यहाँ एंटी पाकिस्तान को किसी तरीके का समर्थन ना देना और उसे सरकार में शामिल ना करना, इंक्लूसिवनेस को धत्ता बटाकर साइड में उठा के फेंक देना और सिर्फ अपनी अपनी चलाना, यहाँ पर कंट्रोवर्सीज़ और कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करेगा। उसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो कारी बरेयल यहाँ आप देखेंगे तो ये जो कारी बरेयल है ये भी पाकिस्तान की जेल में भी रहा, एंटी पाकिस्तान है और साथ में ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लीडर है नॉर्थ वेस्टर्न अफ़गानिस्तान के अंदर और उसे भी सरकार से बाहर रखा गया। यहाँ आप सोच कर देखिए, मैंने 3 मेन लीडर्स के नाम बता दिए, 4 मेन लीडर्स के नाम बता दिए, जिसके अंदर 3 लीडर्स को तो जो कि बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब 2 लीडर्स को जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं उनको तो सीधे सीधे सत्ता से बाहर रख दिया। और जो मेन तालिबानी लीडर्स हैं, ये जो साउथ वाले अफ़गानिस्तान के लीडर्स हैं, यहाँ इनको इतना कमज़ोर करके रखने की कोशिश की गई कि सर ना उठा सकें। अब अफ़गानिस्तान के सिनारियो को समझेंगे तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी और इंडिया को क्या करना चाहिए वो समझ में आ जाएगा। अब आप यहाँ पूरी सिचुएशन को अगर समझ चुके हैं तो इस पूरे इलाके को
आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन है ये नॉर्थ है, ये असलियत में वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट आप मान सकते हैं, ये साउथ अफ़गानिस्तान है और यहाँ ये काबुल जो है ये सेंट्रल अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है। यहाँ का जाकिर जो है, मुल्ला जाकिर, इब्राहिम जाकिर, ये टोटली एंटी पाकिस्तान है और इसे तो जेल में भी रखा गया आईएसआई ने और टॉर्चर किया, हालात इसके ख़राब रखे। कारी बुरियाल का इलाका इधर जो अपने आप में नाराज़ है पाकिस्तान से, यहाँ पर पंजशीर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसके पीछे ताजिकिस्तान के अंदर इंडिया और रशिया मौजूद हैं और ताजिकिस्तान तो खुले तौर पर अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार से नाराज़गी जता चुका है और जो अहमद मसूद है उसकी पूरी फ़ौज को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बच जाता है ये साउथ वाला पार्ट, कांदहार। अब आप सोच कर देखिए, मुल्ला बरादर का इलाका इधर है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ पर ये कि बरादर को 2010 से लेकर 2018 तक जो है वो जेल में रखा गया और पाकिस्तान की जेल में रखा गया क्योंकि ये अपने आप को लीडर मानती, ये अब एक लिबरल लीडर है जो अमेरिका के साथ पीस टॉक्स का सपोर्टर था। पाकिस्तान ने उसे उठा के जेल में बंद कर दिया, 8 साल जेल में रखा। जाकिर जो है इसे भी 7-8 साल जेल में रखा, कारी जो है ये भी जेल में, यानी 3 बड़े लीडर्स जेल में। इसलिए अब यहाँ पॉलिटिक्स जो चल रही है वो एक पॉलिटिक्स ये है कि जिसमें पाकिस्तान ने डोमिनेट करते हुए काबुल के अंदर अपनी सरकार बना ली और यहाँ पर हक्कानी नेटवर्क को पोजीशन मजबूत कर दी और यहाँ से सेना को आगे बढ़ाकर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो दूसरी खबर है वो ये कि बरादर जो है वो कतर के साथ इस टाइम पर पींगे बढ़ा रहा है, कतर के साथ वो कतर के इन्फ्लुएंस में रहने की ज़्यादा कोशिश कर रहा है और कतर के ऊपर सीधा सीधा जो कंट्रोल है या यूं कहें असर है वो है अमेरिका का। अब आप मोटे तौर पर सोच कर देखिए, कतर बरादर को रेगुलेट करेगा, अमेरिका कतर को रेगुलेट करेगा और बरादर इस समय पर हक्कानी नेटवर्क से नाराज़ है। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक इमोशन की बात। अगर आप यहाँ पर इमोशन की बात करते हैं तो जैसे जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के आईएसआई क्वेटा शूरा और दूसरी शूराओं के ऊपर या जो शूरा है उसके ऊपर डोमिनेट करेगा और वहाँ पर आईएसआई अपना असर दिखाकर उसकी पॉलिसीज़ यानी उसकी नीतियों को दबाव डालने की कोशिश करेगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि जैसे पड़ोसी देश जो है वो आपके देश के ऊपर दबाव डाल के आपकी नीतियां बदलवा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे अगर अमेरिका सीधा सीधा आपके ऊपर मतलब आपकी पार्लियामेंट को मैनिपुलेट करके आपके डिसीजंस जो हैं अपने फेवर में ले रहा है या अपने अकॉर्डिंग ले रहा है। इससे जो किसी भी देश में सबसे ज़्यादा इमर्ज होती है वो है सेंस ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना। सेंस ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना, यानी यहाँ पर पश्तून नेशनलिज्म जो है वो भड़कना शुरू हो जाएगा। ये रियलिटी है, होना भड़कना शुरू हो चुका है। वो कैसे, उसका अभी मैं प्रूफ बताऊंगा। लेकिन आप सोच कर देखिए, मुल्ला बरादर जो यहाँ डेस्टिट्यूटेड यानी एक अलग थलग अपने आप को सोच रहा है या दिखाई दे रहा है, वो काबुल के ऊपर एक लिबरल गवर्नमेंट के सपने देख रहा था, खुद प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख रहा था। अखुंदज़ादा जो हैं वो और हाई लेवल पर सोच रहे थे, लेकिन सबको साइडलाइन कर दिया गया यहाँ पर और एक तरीके से पाकिस्तान ने इधर अपनी पोजीशन मजबूत होते हुए देख ली, या यूँ कहें कि दुनिया को दिखाई दे रहा है पाकिस्तान यहाँ पर मजबूत पोजीशन में है। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान मजबूत पोजीशन में है?
तो आंसर है ये तभी तक मजबूत पोजीशन में होगा जब तक कि हम, ये तभी तक मजबूत पोजीशन में लगेगा जब तक कि हम इस पूरे खेल के बाकी खिलाड़ी जो अब तक चुप बैठे हुए थे उनको ना देख लें। असलियत में एक तरफ यहां पर आपको चाइना नजर आएगा, एक तरफ आपको यहां पर चाइना नजर आएगा जो इस खेल का एक बड़ा खिलाड़ी है और प्रो पाकिस्तानी है। दूसरी तरफ यहां आपको एक बड़ा प्लेयर रशिया नज़र आएगा और तीसरा यहां पर हम जो जिसे इग्नोर नहीं कर सकते वो अमेरिका नज़र आएगा। चौथा प्लेयर ईरान नज़र आएगा और एक चौथा प्लेयर यहां पर अमेरिका नज़र आएगा और एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर जो यहाँ पर भले ही बॉर्डर शेयर ना कर रहा हो लेकिन इस बैटलफील्ड से दूर नहीं रह सकता, वो है इंडिया, जो यहाँ कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई पोजीशन बनाए रखेगा। अब सवाल ये है, पाकिस्तान के चारों तरफ से तीन तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान को घेर कर खड़े होने वाली फौजें खड़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरीके से रशिया इस इलाके के अंदर अपने ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर रशिया अपने 20,000 सोल्जर्स और टैंक्स भेज रहा है और यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, इसका मतलब ये है भैया तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा एक दुश्मन देश आपके साथ एक टैंक अरेंजमेंट लेके वहाँ वॉर एक्सरसाइज, मिलिट्री ड्रिल्स और सब चीज़ें कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सब चीज़ें उसके दिमाग में ठीक नहीं हैं, वो किसी न किसी पोर्शन के ऊपर अपनी एक सिक्योरिटी लेकर चल रहा है कि इन केस अगर हालात ख़राब हुए तो मेरे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ ईरान को अगर आप देखेंगे तो पंजशीर मामले में ईरान और पाकिस्तान, यहाँ तक कि ईरान और तालिबान की खटपट साफ साफ नज़र आ चुकी है। ईरान पंजशीर के मामले में खुले तौर पर तालिबान को हड़का चुका है और उल्टे तौर पर वो पाकिस्तान को हड़का चुका है और इसका मतलब ये है कि ईरानियन सिक्योरिटी एजेंसी और साथ में ईरानियन सिक्योरिटी एजेंसी की ISI के साथ खटपट चल रही है और दोनों के दोनों पंजशीर के अंदर आमने सामने हैं। यही एक कारण है कि जब पंजशीर हार रहा था तो हार रहा है तो ईरान को दर्द हो रहा है और ईरान जो है उसके अगेंस्ट अपनी भड़ास तालिबान के ऊपर निकाल रहा है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो अमेरिका जो है, अमेरिका की ओपिनियन को आप दोबारा देखिए। मेरा तो मानना यही था कि अमेरिका यहाँ सिचुएशन से बाहर है, लेकिन जैसे जैसे मैं पूरे तरीके से इसको और ज़्यादा डीपली कंसिडर कर रहा हूँ और सिचुएशंस को देख रहा हूँ तो मुझे अमेरिकन कांग्रेशियल काउंसिल नज़र आती है और इस अमेरिकन कांग्रेशियल काउंसिल के अंदर मुझे एक चीज़ जो क्लियर नज़र आती है वो ये कि एंटनी ब्लिंकन का जो बयान है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ 20 साल जो भी धोखा किया उसकी वजह से हम अपने रिलेशंस को पाकिस्तान के साथ रीअसेस करेंगे। अब यहाँ अमेरिका भी कुछ ना कुछ नई सिचुएशंस ढूंढ रहा है, नए सिस्टम्स को ढूंढ रहा है, या यूँ कहें कि नई अपने ऑप्शंस को ढूंढ रहा है। उसमें एक ऑप्शन तो ये है कि वो इंडिया के अंदर अपना एक बेस बना ले, एयरफोर्स बेस बनाए और यहाँ से अमेरिका के अंदर वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपने कैंपेन्स करे। दूसरा, वो कतर के साथ मिलकर कतर और बरादर ग्रुप को सपोर्ट करे, ईरान जाकिर ग्रुप को सपोर्ट करे, रशिया पंजशीर और कारी ग्रुप को सपोर्ट करके यहाँ पाकिस्तान को घेर लें। इंडिया को यहाँ पर कुछ नहीं करना। इंडिया यहाँ पर एक ऐसा प्लेयर है जिसके यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका और ईरान का 36 का आंकड़ा है और अमेरिका और रशिया भी एक दूसरे से नाराज़ हैं।
लेकिन इंडिया यहाँ पर इकलौता ऐसा देश है जो इन तीनों के बीच में जुगलबंदी करवा सकता है, कोऑर्डिनेशन करवा सकता है, क्योंकि इंडिया के रशिया के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, इंडिया के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और इंडिया के अमेरिका के साथ भी इस टाइम पर बहुत अच्छे रिलेशंस बन चुके हैं। कतर के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में इंडिया एक लिंचपिन है। यहाँ इंडिया को जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप उठानी है वो ये उठानी है कि भैया ईरान, रशिया, अमेरिका और कतर, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेट करके यहाँ पाकिस्तान को जितनी तेज़ी के साथ और जितनी ताकत के साथ घेर कर उसको कंटेन कर सकते हो वो कंटेन कर लिया जाए, वो कंटेन कर लिया जाए, वो घेर लिया जाए और उसे उस युद्ध में फंसा दिया जाए। और यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के अंदर खेलने के लिए। कारण मैंने एक शब्द लिखा है, नेशनलिज्म। ये जो नेशनलिज्म है, ये जो शब्द नेशनलिज्म है, ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि आप इसे समझिए। आप थोड़े से पीछे जाएंगे तो पिछले कुछ वीडियोस आपको 2-4 महीने के अंदर नज़र आएंगे, अप्रैल के बाद खासकर, कि जैसे जैसे अफ़गानिस्तान से मतलब पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस जाने लगी और रिवाइवल ऑफ तालिबान होने लगा, तो यहाँ पर माने या ना माने सीधा पश्तून नेशनलिज़म जो था वो बढ़ने लगा। पश्तून नेशनलिज़म यहाँ पर बढ़ने लगा। और असलियत में दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पश्तून नेशनलिज़म था, इसने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया अफ़गान फोर्सेस को हराने में। लेकिन यही पश्तून नेशनलिज़म पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द भी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का लगभग 44% इलाका जो है, यानी सिंधु नदी के ऊपर वाला जितना भी ये इलाका है, खैबर पख्तूनवा से लेकर बलूचिस्तान तक का जितना इलाका नीचे तक है, सिंधु नदी तक का जितना इलाका है, वो पूरे का पूरा पश्तून लैंड कहलाता है। यहाँ पर पश्तून लोग रहते हैं। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो डूरंड लाइन 1893 के अंदर खींची गई थी, उस डूरंड लाइन 1893 वाली डूरंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो वो असलियत में पश्तूनों को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक अफ़गानी पश्तून और दूसरे पाकिस्तानी पश्तून। और पश्तूनों ने अपनी लाइफ में आज तक कभी भी इस डूरंड लाइन को नहीं माना। उनका कहना ये है कि इसकी वजह से हमारे आधे रिश्तेदार अफ़गानिस्तान में रह जाते हैं और आधे रिश्तेदार पाकिस्तान में रह जाते हैं और हमारे को ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाता। और रही सही कसर पाकिस्तान ने इस मामले में आग में घी डालने का काम ये किया कि यहाँ पर बाड़ लगा दी और फेंसिंग कर दी। यानी अब अफ़गानी पश्तून पाकिस्तान में नहीं आ पाएंगे और उन्हें वीज़ा लेना पड़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। नतीजा उसका ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी और अफ़गानिस्तान में जैसे ही पश्तून नेशनलिज़म उभरा, पाकिस्तान के अंदर भी पश्तून नेशनलिज़म उभर गया। और इस पश्तून नेशनलिज़म का असर ये हुआ कि 2 पार्टियां, एक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जो कि पूरे के पूरा जो है वो नॉन वायलेंट तरीके से पश्तूनिस्तान को अलग कर रही है या पश्तून लोगों के हक़ के मामलों को उठा रही है। और दूसरा तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये सबसे बड़ा रिवाइवल इस तहरीक तालिबान पाकिस्तान का हुआ, जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। इसके जो लीडर इस टाइम पर मुल्ला नूर वली मसूद, उसको लगभग 2000 के करीब उसके पास लड़ाके बचे थे 2020 के एंड तक। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पश्तून नेशनलिज़म रेज हुआ, यहाँ पर इन 2000 लड़ाकों की संख्या एकदम से 6000 के करीब हो गई। रही सही कसर, इस तालिबान की गवर्नमेंट ने
इस तालिबान गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पास जो अफ़गानिस्तान के अंदर 6000 के करीब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो लड़ाके बंद पड़ कर रखे थे अमेरिका ने और अफ़गान फोर्सेस ने, उन सबको छोड़ दिया। इसका मतलब अब ये जो फोर्स है ये 10,000 से ज़्यादा हो चुकी है और ये खुले तौर पर पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके तालिबान रूल इस्टेब्लिश करने का दावा करते हैं। अब आप सोच कर देखिए कि अब पाकिस्तान एक ट्रैप में है। वो काबुल को डोमिनेट करके आईएसआई के दम पे जितना ज़्यादा तालिबान को दबाएगा उतना ज़्यादा तालिबान टीटीपी को उकसाएगा और बलूच लिबरेशन आर्मी को उकसाकर पाकिस्तान को यहाँ उसके घर के अंदर कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। इंडिया को अब कुछ नहीं करना, ऐसे 2-4 ग्रुप्स ढूंढने हैं जो पाकिस्तान के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करें और पाकिस्तान को फंसा के रखें। ये होगा, ये हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट इतनी शरीफ मत समझो। कम से कम 2014 के बाद वाली जो गवर्नमेंट है, मैं इस मामले में उन पे पूरा भरोसा करता हूँ कि दे आर गोइंग टू पे पाकिस्तान इन हिज सेम कॉइन। यानी जैसे को तैसा वाली सिचुएशन फॉरेन पॉलिसी के मामले में है। इनके ऊपर हमें दबाव डालना चाहिए, भारत सरकार के ऊपर, कि हमें हेल्थ और एजुकेशन फ्री दें। हालांकि सारी सरकारें एक जैसी हैं निकम्मी, और इसमें कोई सरकार हेल्थ और एजुकेशन हमें फ्री देने की बात नहीं करती। और हमें मजबूती के साथ आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। हम इतनी हमारी, क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई का लगभग 40% हिस्सा, 40 से 45% हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन में चला जाता है। हमें पता नहीं लगता एक मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास का। बिल्कुल जो गरीब आदमी है वो तो भूल ही जाओ कि एजुकेशन ले पाए, क्योंकि इन लोगों ने हमारे देश के अंदर प्राइवेट स्कूल के चक्कर में, क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी या तो इन नेता का होता है या इन नेताओं के दामाद का या किसी साले का होता है, रिश्तेदार का होता है। इन लोगों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बेड़ा गर्क किया है। हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, सोशल कैंपेन्स चलाने चाहिए, मोदी सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि साहब आप हैं, 2024 में भी आप आएंगे, 2029 में भी आप आएंगे, लेकिन हमारी डिमांड एजुकेशन और हेल्थ को फ्री करवाने की है। ये प्राइवेट सेक्टर यहाँ से भगा दो प्लीज़, क्योंकि ये लोग हमारी पूरी ज़िंदगी की कमाई का, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की कमाई का 40% हिस्सा हजम कर जाते हैं और हम लोग गरीब के गरीब रह जाते हैं। फिर हमसे ये उम्मीद ना की जाए कि हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है। हम अपने मालिक बनना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के मालिक यानी अपने खुद के एफर्ट से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की और हमारी हेल्थ की चिंता हमारे को रिस्क लेने नहीं देती। पूरी ज़िंदगी हम सिर्फ़ और सिर्फ पहला ज़िंदगी के 20 साल अपने बच्चों के लिए हेल्थ और उनके स्कूल्स के ऊपर कमाने के लिए लगा देते हैं और ज़िंदगी के बाकी 20 साल अपनी बची हुई ज़िंदगी को बचाने के लिए लगा देते हैं कि हॉस्पिटल का अगर खर्चा आ गया 20-25 लाख रुपए तो कहाँ से देंगे, क्योंकि ना तो हमें साफ़ पानी मिल रहा, ना साफ़ हवा मिल रही। कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और मैक्स हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स जब लिस्ट लगाते हैं कोविड की और 15 लाख रुपए का उनका बैनर नज़र आता है, तो मिडिल क्लास की जो जान है वो 15 लाख में निकल के चली जाती है। ऐसे में अगर 2 बंदे बीमार हो गए तो हमारे यहाँ तो एक प्रॉपर्टी बिक के चली जाएगी। गरीब आदमी तो कीड़े मकोड़ों की तरह रह जाता है। इसलिए हमें अपनी सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाना चाहिए, यूपी से इसकी शुरुआत करनी चाहिए कि क्या आप हमें फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन देने का वादा करते हैं, या सिर्फ जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का झुंझुना पकड़ाकर ढोल पीटकर उसे हिंदू मुसलमान करके, जाट वर्सेस मुसलमान करके वोट लेने का दावा करते हैं। फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन हमारे देश की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और मिडिल क्लास को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चंक टैक्स का देते हैं। भले ही आप लोग हमारा आरोप लगाएं कि आम मिडिल क्लास जो है वो सिर्फ
थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स देता है, लेकिन मैं अगर ये पेन भी खरीद के लाया हूँ तो इसके ऊपर भी 18% का टैक्स अगर होगा, या मेरी रजिस्टर्स के ऊपर 5% का टैक्स होगा, या मेरे टैब के ऊपर 18% का टैक्स होगा, या कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ अगर मैं खरीद रहा हूँ 18% का अगर टैक्स दे रहा हूँ, कई जगह पे 20, 25%, 30%, 28% का अगर टैक्स है, तो दोस्तों हमारा इतना सारा पोर्शन तो टैक्स में ये लोग हमसे ले लेते हैं जीएसटी के नाम पर। पेट्रोल तो और भी कहीं ज़्यादा परसेंटेज में जा रहा है। फिर ये हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकते मिडिल क्लास के ऊपर के मिडिल क्लास टैक्स नहीं देता। इतना तो टैक्स देते हैं और उसके बदले में हमारे को आप दे क्या रहे हैं कि हमारी ना तो हेल्थ की जिम्मेदारी ना एजुकेशन की जिम्मेदारी, और वो हेल्थ और एजुकेशन का पैसा हमारी जेब में से नेता जो हैं, नेता या नेताओं के जो यारे प्यारे रिश्तेदार हैं, ये छीन लेते हैं। और क्या, एक छोटे से सोच कर देखिए, एक फोड़े का इलाज, छोटे से फोड़े का इलाज करवाने के लिए अगर 20,000 रुपये लग रहे हैं तो 20,000 रुपये तो मेरी जेब से गए ना, मेरे को अपने बच्चों का पेट काट के डालना पड़ा। फिर ये लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का वो हो। हम लोग अपनी एजुकेशन, हम लोग इस प्राइवेट एजुकेशन और प्राइवेट हेल्थ की वजह से अपनी लाइफ में ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे को सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। सरकार टोल ले रही है, ले लो, टैक्स ले रहे हो, ले लो, समझे, हर चीज़ महंगी कर रहे हो, ठीक है यार हम झेल लेंगे, लेकिन हमें फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन देने की जिम्मेदारी भी तो ले लो यार। दोनों में से कोई एक चीज़ कर दो ताकि कहीं तो बचें। लूट मचा रखी है प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने और लूट मचा रखी है प्राइवेट स्कूल वालों ने, और सरकारी स्कूल के अंदर जो दुर्गति तुम्हारे नेताओं ने या तुम लोगों ने कर रखी है वो गलत है। इसके ऊपर खुलकर इनकी क्रिटिसिज्म कीजिए। इसमें कोई जाति, कोई धर्म कुछ मत देखो। एजुकेशन मांगो, हेल्थ मांगो, मत मांगो रिजर्वेशन, कुछ मत मांगो, एजुकेशन हेल्थ मांग लो, तुम खुद कर जाओगे सब कुछ। लेकिन इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जो है तारीफ है सो है, जो बुराई है सो है। बुराई सुन के बुरा लगता है तो भैया रख ले, और अगर बड़ाई सुन के उछलते हो तो उछल जाओ, हमें कोई समस्या नहीं है। जो सच है वो कह रहे हैं। अब आप यहां सोच कर देखिए, यहां पर अब इस सेक्शंस को, इंडिया को अब कुछ नहीं करना, इन सेक्शंस को भड़काना है जो कि पाकिस्तान को यहीं मजबूत, यहीं कमज़ोर किए रखें। और जैसे ही आप यहाँ इन सेक्शंस को भड़काएंगे, एक तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स पाकिस्तान में मजबूत होंगे। जैसे ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स मजबूत होंगे, इंडिया किसी भी तरीके से इनको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आए, और अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान ना चाहते हुए भी चाइना के चंगुल में जा रहा है, तो अमेरिका इस टाइम पर पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। ना चाहते हुए भी अमेरिका चाहेगा कि पाकिस्तान का जो सीपैक प्रोजेक्ट है वो कमज़ोर हो, और क्योंकि अब यहाँ अमेरिका फंसा हुआ नहीं है। पहले अमेरिका फंसा हुआ था, और अमेरिका की शुरू से एक आदत रही है किसी भी देश में इंटरफियर करके उसको बर्बाद करते हुए या उसका डिवीज़न करते हुए भी ये लोग पीछे नहीं हटते। वही सिचुएशन यहाँ पर है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर पूरे का पूरा, हमारा यहाँ मतलब पाकिस्तान को इस पूरे इलाके में इतना उलझा दो कि पाकिस्तान कश्मीर के बारे में सोच ही ना पाए। और यही एक सबसे बड़ा कारण भी है कि इंडिया को हर हालत में तालिबान वॉर के अंदर कूदना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान में कूदना पड़ेगा। इंडिया के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इंडिया के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो भी आपका ओपिनियन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और हाँ देखो यार, इस चीज़ को एंटी इंडिया ना लेके जाएं और या एंटी मुस्लिम ना लेके जाएं। मैंने कोई भी कभी भी कोशिश नहीं करी कि आपको एंटी मुस्लिम या एंटी चीज़ में भड़काऊं। भैया मैं जो सच कहूँगा उसे समझ लीजिए और बहस ना करें। एंटी पाकिस्तान हैं और हमारे इंटरेस्ट्स इंडिया के लिए हैं, क्योंकि बम फूटेगा तो वो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं फूटेगा। मैं बहुत बार कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कि एक दूसरे से गाली गलौज करते हो। यार देखो, आपस में मत करो गाली गलौज, फ़ायदा क्या, जहर फैलता है।
बाकी समय बताएगा। और जो भी हो आपका ओपिनियन वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में टेलीग्राम ग्रुप्स भी। धन्यवाद।